इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो बहुत सारे कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, और ये जो कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो एक साथ मिलने के बावजूद भी किसी वक्र या कर्व का निर्माण नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं जो हमारी सरल रेखा होती है वो बहुत सारे कंटिन्यू कोलिनियर पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, जो कि एक साथ मिलने के बावजूद भी किसी वक्र या कर्व का निर्माण नहीं करते हैं। और ये जो कंटिन्यू पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच का गैप देखें तो लगभग ना के बराबर होता है। इसीलिए जब हम इन बिंदुओं को एक साथ देखते हैं तो कोई स्पेसिफिक बिंदु नज़र ना आके हमें एक रेखा दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी रेखा में बहुत सारे बिंदु उपस्थित होते हैं। अगर हम बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन पर उपस्थित हर एक बिंदु की यूनिक पोजीशन होती है, जिसे हम x, y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं रेखा में उपस्थित हर एक बिंदु की अपनी एक यूनिक पोजीशन होगी, जिसके कारण उन सभी बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। इन सभी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होने के बावजूद ये एक साथ मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। इट मीन्स इनमें कोई ना कोई तो संबंध होगा, और इसी संबंध को हम रेखा का समीकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं रेखा में उपस्थित सभी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट के बीच में जो संबंध होता है वही रेखा का समीकरण कहलाता है। अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज ए रिलेशन of a x, y वेरिएबल, या आप इसी को कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हो, सेटिस्फाई द ऑल points on a straight line। x और y के बीच का एक ऐसा संबंध जो रेखा के हर एक बिंदु को सेटिस्फाई करे वही रेखा का समीकरण कहलाता है। या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि रेखा में उपस्थित हर एक बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है वही रेखा का समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 5। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे कि x और y के बीच में एक रिलेशन दिया गया है जो कि सम का है। अगर इस इक्वेशन की मदद से आपसे x और y की एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू को पूछा जाए तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल की एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से हम x और y की एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट हम इस इक्वेशन की मदद से x और y की पॉसिबल वैल्यूज को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि x और y के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, दोनों ही वैल्यू का जो सम है वो इक्वल है 5 के। इट मीन्स x और y की ऐसी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू होंगी जिनके पेयर का योग कितने के बराबर होगा, 5 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की मदद से हम x और y की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है x + y = 5 के। इट मीन्स अगर हम इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद से एज्यूम कर लें तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और वो इन दोनों का एक पॉसिबल पेयर हो सकता है। जैसे अगर हम x की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लें तो उस केस में y जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि दोनों का ही सम इक्वल होना चाहिए 5 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में कि x, y की 0,5 एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू को 1 एज्यूम करें
तो उस केस में जो y होगा वो इक्वल होगा 4 के। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में x, y की 1, 4 भी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इनकी पॉसिबल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जब हम x को 2 एज्यूम करें तो उस केस में जो y होगा वो 3 होगा, है ना। अगर हम x को 2.5 एज्यूम करें तो y जो हमारा होगा वो भी क्या होगा 2.5 होगा, क्योंकि दोनों का ही सम किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब हम x को 3 एज्यूम करेंगे तो उस केस में जो y होगा वो 2 होगा। अगर हम x को 4 एज्यूम करते हैं तो y हमारा जो होगा वो 1 होगा। अगर हम x की वैल्यू को 5 एज्यूम करते हैं तो उस केस में जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। अगर हम x की वैल्यू को 6 एज्यूम करते हैं तो उस केस में जो y होगा वो हमारा -1 होगा। तभी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। अगर हम x की वैल्यू को 7 एज्यूम करते हैं तो उस केस में जो y होगा वो हमारा -2 होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी x की वैल्यू को एज्यूम करके y की पॉसिबल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो सभी पॉसिबल वैल्यू y होंगी वो x और y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं फॉर दिस इक्वेशन। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पास x और y की हम बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी पॉसिबल वैल्यू को अगर हम ग्राफ में ट्रेस आउट करें तो हमें एक फिगर मिल रहा होगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है जो कि 0, 0 है। अगर हम इन एक्सेस को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दें वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक इसी प्रकार वाई एक्सेस को भी अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5। y की हम कुछ वैल्यू निगेटिव भी लिए हैं तो निगेटिव साइड भी अगर हम इसको ट्रेस आउट कर दें तो ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा -2। तो अगर हम इन सभी पॉइंटों को लोकेट कर पाए तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है 0, 5। x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 0, 5 होगा। अगर हम सेकेंड वैल्यू को ट्रेस आउट करें तो वो क्या है 1, 4 है। इट मींस x की तरफ से 1 और y की तरफ से 4। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 1, 4 होगा। सेकंड पॉइंट के अगर थर्ड पॉइंट को अगर हम ट्रेस आउट करें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा 2, 3। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो 2.5 और 2.5 है। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 2.5 एंड 2.5। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो क्या है हमारा 3, 2 है। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा 3, 2 होगा। अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो वो हमारा होगा 4, 1। इट मींस ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 4, 1। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है हमारा 5, 0 है। सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो 6, -1 है। इट मींस x से 6 और y से -1। इट मींस ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा 6, -1 होगा और नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट होगा हमारा 7, -2, है ना। अगर हम इन सभी पॉइंटों को आपस में जोड़ दें इसे रफ कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये लाइन की जनरल फॉर्म के अलावा भी हम लाइन को और कई फॉर्मों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सभी फॉर्मों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई थी वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी इक्वेशन जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन की हो सकती हैं। तो अगर हम इन इक्वेशन को जनरल वाइज में लिखें, जनरल वेज में लिखें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जनरल वेज में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि
x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 4y इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5y प्लस 9 एंड 3y इक्वल टू 4x प्लस 11 एंड x इक्वल टू 12 प्लस 5 यदि आप इन सभी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इन सभी इक्वेशन में x और y के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी इक्वेशन किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हो सकती हैं, बस इन सभी इक्वेशन के लिखने का तरीका अलग अलग है। यदि इन इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इन्हें हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को किसी भी लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म माने, एक जनरल फॉर्म माने, तो हम कह सकते हैं किसी भी लाइन की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। है ना, जहां पर a b c आर ए कांस्टेंट, a b c क्या है, एक नियतांक है ना। a जो है वो x का कॉफिशिएंट है, b जो है वो y का कॉफिशिएंट है और c जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। एंड x, y आर ए वेरिएबल, है ना, और x और y जो है इस इक्वेशन में वो एक वेरिएबल है। तो अगर हम इन सभी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें और कंपैरिजन करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो a जो होता है वो हमारे x का कॉफिशिएंट होता है, इट मीन्स 1 होगा। b जो होगा वो हमारे y का कॉफिशिएंट होता है, वो भी यहाँ पे 1 होगा। और c एक कांस्टेंट नंबर होगा जो कि यहाँ पे -5 के इक्वल है ना। अगर हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिखेंगे इसे। और यहाँ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a क्या होगा, 2 के बराबर होगा, b जो होगा वो 3 के बराबर होगा और c जो होगा वो क्या होगा, -7 के इक्वल होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस लाइन की को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इस लाइन को तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही गया है, बस हमें कंपैरिजन करना है यहाँ पे। तो a जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, b जो होगा वो 2 के इक्वल होगा एंड c जो होगा वो 9 के इक्वल होगा। ठीक इस प्रकार अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, इस पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 2x इन सबको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -5 बाई -9 इक्वल टू 0। तो इस केस में a जो होगा वो क्या होगा, x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है ना। b जो है वो क्या होगा, -5 एंड c जो होगा वो क्या होगा, -9। अगर हम लास्ट इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x -5 बाई -12 इक्वल टू 0। इस केस में अगर हम यहाँ से देखें तो a क्या होगा, 1 होगा, b जो होगा वो -5 होगा एंड c इक्वल टू -12, है ना। तो इस प्रकार से हम इन सभी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इन सभी इक्वेशन से हम x और y की भी वैल्यू को
कैलकुलेट करें तो सेम उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वेरिएबल को हम फिक्स आउट करें और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करें और जितने भी पॉसिबल वैल्यू आए उन सभी को हम ग्राफ में ट्रेस आउट करें और उनकी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें। बट कुछ इक्वेशन की हमें स्ट्रेट लाइन पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम इन्हें रफ कर दें जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0 is a equation of equally inclined line with both axes. Is a equation of equally inclined line with both axes. ये जो दोनों इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दोनों ही इक्वली इंक्लाइंड लाइन के इक्वेशन है। इक्वली इंक्लाइंड लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइनें जो एक्सिस से एक समान डिग्री के एंगल पर होती हैं, और ऐसी लाइनें केवल प्लेन पर दो ही होती हैं जो कि ओरिजिन से होकर गुजरती हैं। अगर हम इनसे ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और हम कह रहे हैं कि जो हमारी लाइनें हैं वो इक्वली इंक्लाइंड है। इट मीन्स ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस और y एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर होगी। इट मीन्स ये y एक्सिस से भी 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी और ये x एक्सिस से भी 45 डिग्री के एंगल पर बना रही होगी। तो इस लाइन को हम इक्वली इंक्लाइंड लाइन कहेंगे। ठीक इसी के अपोजिट एक लाइन और होगी जो कि ओरिजिन से ही गुजर रही होगी, और ये भी लाइन जो होगी वो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर होगी और y एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर होगी। इट मीन्स हम इन दोनों ही लाइनों को इक्वली इंक्लाइंड लाइन कह सकते हैं। अगर हम इन लाइनों की इक्वेशन की बात करें तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, या हम इसी को बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस वाई। ये जो दोनों इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस लाइन की इक्वेशन बोलें तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई, ये जो दोनों इक्वेशन है वो इस वाली लाइन की इक्वेशन है। ठीक इसी प्रकार x इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। आपको पता होगा y एक्सिस में x ऑलवेज 0 होता है, इसलिए जब अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन बोलेंगे तो वो क्या होगी, x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 कभी भी आपको मिलता है, इट मीन्स वो जो इक्वेशन है वो y एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको y इक्वल टू 0 मिले तो इज ए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0, इसलिए इसमें y ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक यदि आपको कोई इक्वेशन मिले x इक्वल टू c इज ए इक्वेशन ऑफ a line parallel to y axis at distance c, है ना। x इक्वल टू c जो है वो एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो कि y एक्सिस से c डिस्टेंस पर होगी। इट मीन्स इस तरह की दो लाइनें होंगी, है ना। अगर हम इसे ये y एक्सिस है तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगी वो y एक्सिस से पैरेलल होगी। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को बोलें तो ये क्या होगी, x इक्वल टू c, और एक लाइन इधर भी हो सकती है c डिस्टेंस पर,
बट यहाँ वाली जो लाइन होगी ना, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। इट मीन्स इस लाइन की अगर हम इक्वेशन बोलें तो ये क्या होगी, x इक्वल टू माइनस सी। तो x इक्वल टू माइनस सी भी पैरेलल लाइन होगी फ्रॉम y एक्सेस, बट इसकी डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक इसी प्रकार यदि आपके क्वेश्चन में कभी आपको एक लाइन मिले y इक्वल टू सी, तो हम कह सकते हैं इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस c, है ना। c क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर, है ना। तो अगर हम इन लाइन को ड्रॉ करें तो x एक्सिस के पैरेलल अगर ये वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और ये x एक्सिस से c डिस्टेंस पर है, तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू सी होगी। और आपको पता है एक पैरेलल लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसकी भी डिस्टेंस x एक्सिस से c है तो इस वाली लाइन को हम कह सकते हैं y इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस होंगी जो आपके x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्लियर है। इसे रफ कर देते हैं। लाइन की जर्नल फॉर्म के अलावा भी हम लाइन को और कई फॉर्मों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सभी फॉर्मों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। लाइन की डिफरेंट फॉर्म को हम क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम तब यूज कर रहे होंगे जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन के एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट और उस लाइन की स्लोप या उस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल दिया जाएगा। उस केस में हम लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज कर रहे होंगे। तो लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वल होती है y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 के, जहाँ पर x1 कॉमा y1 जो है वो हमारी लाइन में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, m जो है वो लाइन की स्लोप है और x कॉमा y जो है वो लाइन में उपस्थित एक वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, है ना। तो उस केस में जो हमारी लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी वो इक्वल होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के, जहाँ पर where x1 comma y1 are a fixed point coordinate on a line and m is a slope of a line and x comma y आर ए वेरिएबल, है ना। अगर इस फॉर्म को हम ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक लाइन है जिसके एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। तो मान लेते हैं ये हमारे एक्सेस हैं, ये हमारा एक्स एक्सेस है और एक लाइन है जो कि एक्स एक्सेस से थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है और इस पर एक फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं x1 कॉमा y1। इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y और पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होगा यदि दो पैरेलल लाइन को एक सीधी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो उनके द्वारा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो भी इंक्लिनेशन एंगल के बराबर होगा जो कि थीटा है। अगर हम पॉइंट ए से प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन
एक्स एक्सिस और पॉइंट बी से भी जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस, तो आपको पता है इन प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो इनके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, इट मीन्स y1 और y2, और ओरिजिन से इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो दूरी होगी वो इनके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, इट मीन्स x1, एंड इस होल लेंथ इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या है x। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC एक 90 डिग्री का एंगल है जिसका ये हमारा क्या होगा बेस होगा, और बेस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी x माइनस x1, एंड इसके परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो होगी y माइनस y1। तो अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें और ट्रायंगल ABC में अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें, tan थीटा, तो tan थीटा हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और tan थीटा हमारी लाइन, अगर थीटा जो है वो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन है तो उस केस में tan थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ ए लाइन होती है जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर की बात करें तो इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है वो y माइनस y1 है, और बेस जो है वो है x माइनस x1। तो अगर हम x माइनस x1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें और y माइनस y1 को यहीं रहने दें तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस y1, इसको इधर ला रहे होंगे तो मल्टीप्लाई होगा m इंटू एक्स माइनस x1, और यही हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन है जहाँ पर x1 y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, m जो है वो स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन है, और x y जो है वो हमारे वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो उस केस में पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन जो होगी वो इक्वल होगी y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two comma 4 and slope of a line is 2/3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बिंदु 2,4 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 2/3 है। तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। इस क्वेश्चन में हमें x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स के मान दिए गए हैं और स्लोप ऑफ ए लाइन भी हमें दी गई है जो कि इक्वल है 2/3 के। तो बस हम इनको पुटअप कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में, तो हम पुटअप करें अगर इन्हें तो y माइनस y1 कितना होगा 4 एंड m जो है वो हमारी स्लोप है जो कि है 2/3 और x माइनस 2। अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3y माइनस 12 इक्वल होगा 2x माइनस 4 के। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो x वाले टर्म को इधर ले आए तो हम कह सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y, ये माइनस 12 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इट मीन्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना।
तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और उस लाइन की स्लोप दी जाए तो हम लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2,3 and making 30° angle with x-axis। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बिंदु 2,3 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि x एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अभी भी हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पर हमें x1, y1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और स्लोप को हमें दिया गया है इंक्लिनेशन एंगल के तौर पे। तो हमें पता है जो स्लोप होती है वो बराबर होती है tan थीटा के, और थीटा जो है वो हमारा इंक्लिनेशन एंगल है जो कि हमें दिया गया है 30 डिग्री। इट मीन्स हम कह सकते हैं m जो होगी वो बराबर होगी tan 30 डिग्री के, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी स्लोप है वो क्वेश्चन में दी गई है 1/√3। तो अब हम इनकी वैल्यू को पुटअप करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y माइनस y1 क्या है हमारे 3, और जो स्लोप ऑफ ए लाइन है वो इक्वल है 1/√3 एंड x माइनस 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3y माइनस 3√3 इक्वल होगा x माइनस 2 के। अगर हम इसे जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो x माइनस x प्लस √3y माइनस 3√3 प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। माइनस कॉमन ले लें अगर यहाँ से तो x माइनस √3y प्लस 3√3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई है x माइनस √3y प्लस 3√3 माइनस 2 के, है ना। तो जब हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया जाएगा तो उस केस में हम पहले स्लोप ऑफ ए लाइन कैलकुलेट करेंगे, देन हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and making 30° angle with y axis। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि y अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इट मीन्स ये जो रेखा है वो y अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर होगी। अगर हम 30 डिग्री का कोण बनाएं तो जो हमारी रेखा होगी वो कुछ ये वाली रेखा होगी जो कि y अक्ष से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। इट मीन्स इस रेखा का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 90 प्लस
30 डिग्री का होगा, इट मीन्स 120 डिग्री का होगा। अगर हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करें, क्योंकि थीटा जो है वो बराबर है 120 डिग्री के, तो tan थीटा बराबर होगा tan 120 डिग्री के, और m जो होगा वो इक्वल होएगा -√3 के। तो और जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजर रही है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, इसमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0,0। तो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y - y1 इंटू m इंटू x - x1, जहाँ पर x1 और y1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए गए हैं, वो हमारे मूल बिंदु हैं, 0, 0 हैं। तो y - 0 इक्वल m जो है वो हमारी स्लोप है जो आई है √3 के, तो x - 0। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? -√3x। x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? √3x + y इक्वल टू 0। तो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो y एक्सिस से 30 डिग्री के कोण बना रही होगी, उसका जो समीकरण आएगा वो आएगा √3x + y इक्वल टू 0। तो जब भी हमें एंगल दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ ए लाइन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन से लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 1,1 and equally inclined to both axes। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बिंदु 1,1 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से एक समान डिग्री के एंगल पर हो। अगर हम इक्वली इंक्लाइंड लाइन की बात करें तो हमें पता है प्लेन पर ऐसी दो ही लाइनें होती हैं जो अक्षों से इक्वली इंक्लाइंड पर होती हैं, और इक्वली इंक्लाइंड होने के कारण वो दोनों ही अक्षों से 45 के डिग्री के एंगल पर होती हैं, और वो दोनों ही लाइनें ओरिजिन से होकर गुजरती हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारी एक इक्वेशन ना बन के हमारी दो इक्वेशंस बन रही होंगी। तो अगर हम इक्वली इंक्लाइंड लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हम इसे ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो ये हमारे एक्सेस हैं और ये हमारा एक्स एक्सेस है, और जो हमारी इक्वली इंक्लाइंड लाइन होती हैं वो ओरिजिन से होके गुजरती हैं और दोनों ही एक्सेस से 45 डिग्री के एंगल पर होती हैं। ये जो लाइन होगी वो एक्स एक्सेस से 45 डिग्री पर होगी और वाई एक्सेस से भी 45 डिग्री के एंगल पर होगी। ठीक इसी प्रकार एक लाइन और होगी जो कि एक्स एक्सेस से 45 डिग्री के एंगल पर होगी और वाई एक्सेस से भी 45 डिग्री के एंगल पर होगी। अगर हम इन दोनों लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम इस लाइन की अगर स्लोप को कैलकुलेट करें तो इस लाइन का इंक्लिनेशन जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 45 डिग्री का। इट मीन्स कह सकते हैं थीटा फॉर दिस लाइन इज 45 डिग्री। अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर होगा tan 45 डिग्री के एंड m इक्वल होगा 1 के। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी 1 के। अगर हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करें तो इस लाइन की जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 45 डिग्री का ना होके 145 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि जो इंक्लिनेशन एंगल होता है उसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इस लाइन का जो थीटा कैलकुलेट होगा वो 135 डिग्री का होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल होगा tan 135 डिग्री के एंड m इक्वल होगा -1 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी -1 के। तो हमें एक लाइन की
इक्वेशन ज्ञात करनी है जो कि 1,1 से होकर गुजर रही है। 1,1 आपका जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर हमारी केवल यही एक लाइन है जो कि होकर गुजर रही है। इट मीन्स उस केस में हम स्लोप कौन सी वाली लाइन की ले रहे होंगे, इस वाली लाइन की, जो कि इक्वल है 1 के केस में 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो y माइनस y1 इक्वल टू m एंड x माइनस x1 के बराबर है, जहाँ पर हमारे x1 और y1 गिवन है। तो उस केस में अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो y माइनस 1 1 और x माइनस 1 होगा। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, x माइनस 1 ही होगा। x को इधर ले आएँ या y को उधर ले जाएं तो x माइनस वाई और 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगी, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया जाता -1 और +1 से होकर गुजर रही होती रेखा, तो इट मीन्स जो रेखा होती वो हमारी कौन सी वाली होती, ये वाली होती। और इस वाली रेखा की हमें इक्वेशन पता है, हमने पढ़ी थी। इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हमें ये चीज़ें पता है कि इक्वली इंक्लाइंड लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अदरवाइज हम स्लोप को कैलकुलेट करके कर रहे होंगे। तो इक्वली इंक्लाइंड के केस में आपके दो केसेस बनते हैं, जिसमें एक में जो थीटा होता है वो 45 डिग्री का होता है और एक में जो थीटा होता है वो 135 डिग्री का होता है ना। लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। जब किसी क्वेश्चन में रेखा में उपस्थित दो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो उस केस में हम लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहां पर x1, y1 और x2, y2 रेखा में उपस्थित दो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x, y रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहां पर x1, y1 एंड x2, y2 रेखा में उपस्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड x, y रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम आपको इससे ड्रॉ करके दिखाएं तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक रेखा है जिस पर दो बिंदु उपस्थित हैं। मान लेते हैं हम पॉइंट A और पॉइंट B हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं x1, y1 एंड x2, y2। अगर हम आपसे इस रेखा की स्लोप पूछें, ढाल पूछें, तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल जो होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। पिछले ही लेक्चर में हमने इसे सीखा है। अगर इस रेखा में हम एक बिंदु
और मान लें, एक वेरिएबल पॉइंट्स मान लें, पॉइंट C, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मान लें x, y हैं, तो हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आर ए कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा में उपस्थित हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B आर ए कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं तो हम कह सकते हैं इनसे बनी हुई रेखा की जो ढाल होगी वो आपस में बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन AC इक्वल होगी स्लोप ऑफ ए लाइन AB के। अगर हम इस लाइन की स्लोप बोले तो हमें पता है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की जो ढाल होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस केस में x1 y1 ये हैं और x2 y2 ये हैं। तो अगर हम इनकी स्लोप बोले तो हम बोल सकते हैं y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 के, है ना। और अगर हम स्लोप ऑफ लाइन AB कैलकुलेट करें तो लाइन AB का जो x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इनकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। अगर हम x माइनस x1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं y माइनस y1 बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के। और आप देख पा रहे होगे ये जो इक्वेशन आई है यही दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण है ना। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 के, है ना। और आप ध्यान से अगर इसको देखो तो ये जो लिखा गया है वो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की स्लोप लिखी गई है ना। तो अगर हमें स्लोप पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं m के बराबर, है ना, और x माइनस x1, है ना। तो आपकी जो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो यही तो होता है y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू x माइनस x1 के। वो उस केस में जब आपको दो बिंदु ना दिए जाएं, एक बिंदु दिया जाए और उस रेखा की स्लोप दी जाए। तो हम इस फॉर्म का यूज कर रहे होंगे जब आपको रेखा में उपस्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं, तो उस केस में हम रेखा का ये रूप इस्तेमाल करेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा 3 एंड 5,7। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 1,3 और बिंदु 5,7 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहाँ पर हमें x1 y1 और x2 y2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सिंपली हमें वैल्यू को पुटअप करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। तो हम कर सकते हैं y माइनस y1 जो है वो हमारा किसके इक्वल है 3 के, और y2 जो है वो हमारे इक्वल है 7 माइनस 3 के, एंड x2 माइनस x1 होगा 5 माइनस 1 के, एंड x माइनस
x1 जो है वो 1 के इक्वल है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें y माइनस 3 एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा तो वो 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो y माइनस 3 इक्वल टू होगा x माइनस 1 के। अगर हम x इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि बिंदु 1,3 और बिंदु 5,7 से होकर गुजर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। Find the equation of a line passing through two comma 3 and 7,5। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 2,3 और 5,7 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण बराबर होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1 के, और हमें x1 y1 और x2 y2 के मान दिए गए हैं। तो सिंपली हम इसमें पुटअप कर रहे होंगे तो y माइनस y1 कितना है हमारा 3 और y2 कितना है हमारा 5 माइनस 3 अपॉन में x2 कितना है हमारा 7 माइनस 2 एंड x माइनस 2 है ना। तो अगर हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो y माइनस 3 एज इट इज रहने देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 में से 3 गए तो बचा 2 और 7 में से 5 गए तो बचा कितना 5। x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 5 बाई माइनस 15 इक्वल होगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4। यदि इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं 2x माइनस 5 बाई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, इट मीन्स प्लस 11 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आएगी लाइन की वो आएगी 2x माइनस 5 बाई प्लस 11 इक्वल टू 0। रेखा का समीकरण है जो कि 2,3 और 5,7 बिंदुओं से होकर गुजर रहा होगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए ट्रायंगल ABC आर कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली 0,0 एंड 3,1 एंड 1,3 एंड AD is a median of AB and BE is a median of AC and they intersect to each other at the point of O and CF is a perpendicular to AB, then फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन AD एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन BE एंड थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ AD एंड BE एंड फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन CF, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, एक त्रिभुज है जो 0,0 3,1 एंड 1,3 से होकर गुजर रहा है। इस त्रिभुज में AD मध्यिका है AB की और BE मध्यिका है AC की, और ये दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और CF परपेंडिकुलर है, लंब है AB पर। तो हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्यिका AD का समीकरण ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है मध्यिका BE का समीकरण ज्ञात कीजिए और तीसरा क्वेश्चन बोला गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट
ओ के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है कि सी एफ जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसे रफ कर दें। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन AD, मध्यिका AD का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि लाइन AD की बात करें तो आप लाइन AD में देख पा रहे होंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। यदि लाइन AD की स्लोप भी हमें पता होती तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दी गई है, इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पॉइंट D के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो हम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपको पता होगा AD जो है वो मीडियन है BC के। इट मीन्स AD जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट D जो है वो BC रेखा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स पॉइंट D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, है ना। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। जब हमने सेक्शन फार्मूला को पढ़ा था तो वहाँ से हम 2 बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को कैलकुलेट करना बहुत आसानी से सीखे थे। मान लेते हैं हमारे पास 2 बिंदु हैं x1, y1 और x2, y2, और इस रेखा का एक मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। जब हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था तो मिड पॉइंट में हम इनके कोऑर्डिनेट को निकालना सीखे थे। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 2, 2, है ना। तो अब हमारे पास पॉइंट A पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 बिंदुओं के से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण है वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के। यहाँ पर ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 एंड x माइनस 0 होगा, और ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट होगा। तो हम कह सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 0। अगर हम y को उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन AD इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगी, है ना। इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन के दूसरे भाग को भी कैलकुलेट करें, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन BE, मध्यिका BE का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका BE का समीकरण भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इसलिए अगर हम इसके मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं ये तो 0, 0 है, तो हम कह सकते हैं इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 1/2 एंड 3/2 होगा। इट मीन्स पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1/2 और 3/2 होंगे। तो अगर हमारे पास 2 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के, जहाँ पर हम इन्हें x1 y1 मान लें और इसे हम x2
y2 मान लें और इस पे अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं y माइनस y1 जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल है, और अगर हम इसे अप्लाई करें तो y2 हमारा 3/2 माइनस 1 अपॉन में 1/2 माइनस 3 एंड x माइनस 3 होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो y माइनस 1 को एज इट इज रहने देते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो 3 में से 2 गए तो ऊपर बचेगा 1/2 एंड यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो आएगा वो माइनस का 5/2 आएगा, है ना, और x माइनस 3। अगर इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करें तो जो रेशियो आएगा वो 1:5 का आएगा। अगर 5 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं -5 इक्वल होगा x माइनस 3 के। यदि हम इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x प्लस 5 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इट मीन्स -8 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो मीडियन BE की इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस 5 इक्वल टू 8 के, है ना। इसी प्रकार हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर दें। इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट AD एंड BE। हमसे पूछा जा रहा है कि मध्यिका AD और मध्यिका BE का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। यदि हम इसे फिगर में देखें तो हमारी मध्यिका AD और मध्यिका BE का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट O है, और पॉइंट O को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट O एक लौता ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही लाइनों में उपस्थित है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन AD को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और जो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन BE को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इट मीन्स एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो दोनों ही लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही हमारे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में मिलाकर सॉल्व करें और उनसे x और y का मान कैलकुलेट करें तो जो x और y के मान आएंगे वही हमारे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि वही x और y के मान इन दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, है ना, तो हमारा x से x कट जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, -6y और इक्वल होगा -8 के। माइनस माइनस कैंसिल आउट करें तो y इक्वल टू आ जाएगा 8/6, कैंसिल आउट करें 2 से तो 4/3। इट मीन्स y का जो मान आएगा वो आएगा 4/3। अगर हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें तो हम कह सकते हैं x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3। इट मीन्स हम कह सकते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू होगा 4/3 एंड 4/3, और ये x और y के एक ऐसे मान हैं जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4/3 एंड 4/3 होंगे, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो दोनों ही लाइनों में उपस्थित होते हैं, जो दोनों ही लाइनों को की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उन्हीं पॉइंटों को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए जब भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन CF। रेखा CF का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि हम लाइन CF की बात करें तो लाइन CF में पॉइंट C के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर हमें पॉइंट F के भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते तो हम इस लाइन की इक्वेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो अब हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो पॉइंट F है वो लाइन AB का मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि CF जो लाइन है
वो मीडियन नहीं है, तो इस कारण से हम मिड पॉइंट थ्योरम को हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे होंगे। अगर हमें ये पता होता कि CF लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भी हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते थे बाय सेक्शन फार्मूला, बट हमें ये रेशियो भी नहीं गिवन है। इट मीन्स हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स को नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाए किसी तरीके से तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो CF लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के, और हमें पता है अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है -1 के, है ना। यदि दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, AB परपेंडिकुलर है CF के, तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CF इक्वल होगा -1 के, है ना। हमने ये रिलेशन पढ़ा है। तो अगर हमें एक लाइन की स्लोप पता चल जाए तो दूसरे लाइन की हम स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और लाइन AB की स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनके दोनों ही पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। तो दो पॉइंटों से होकर गुजरने वाली रेखा की जो स्लोप होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, है ना। अगर हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करें तो स्लोप बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। तो अगर हम इसकी स्लोप को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी 1.00, हाँ एक पॉइंट क्या है 3,1, तो इसकी जो स्लोप होगी 3 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0, इट मीन्स जो स्लोप होगी वो होगी 3 अपॉन में 1, है ना। तो अगर इसकी स्लोप कितनी है 3y में 1 एंड स्लोप ऑफ CF इक्वल होगा -1 के, तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ CF लाइन इज इक्वल टू होगी -1/3। अब हमें अगर स्लोप पता है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो होती है वो बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 के, जहां पर x1 और y1 जो है वो रेखा में उपस्थित एक बिंदु के कोऑर्डिनेट है और m जो है वो उस रेखा की स्लोप है। तो हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, तो y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3, और जो स्लोप है वो क्या है 1 अपॉन में -1/3 एंड x माइनस x1 क्या है 1 है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -x प्लस 1। अगर हम इसे इधर लाएं तो हम कह सकते हैं x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो माइनस माइनस 10 हो जाएंगे, इट मीन्स -10 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो रेखा CF है उसकी जो इक्वेशन आएगी वो होगी x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो जब हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ना दिए जाएं तो हम एक बिंदु और उस रेखा की स्लोप को कैलकुलेट करके भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।